नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 10वीं रैंक हासिल की है। जीएस स्कोर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको अपनी जो जर्नी है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैंने अपनी तैयारी 2021 में शुरू की थी और पहला अटेम्प्ट मैंने 2022 में दिया था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, जिसके बाद मैंने जो दूसरा अटेम्प्ट मेरा 2023 का वो दिया और मैं तीनों स्टेजेस क्लियर कर पाई। जो मेरी प्रीलिम्स की तैयारी रही है इन 2 सालों में, दोनों अटेम्प्ट्स में, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है। पहले साल की तैयारी जो प्रीलिम्स की थी वो मैंने उस पर बहुत फोकस नहीं करा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा 1-2 महीने में। बट शायद वही गलती हुई मुझसे कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे फोकस किया, जिस वजह से जो टेस्ट वेस्ट लगाने का टाइम होता है प्रीलिम्स के लिए वो मैं नहीं कर पाई थी। तो इसका मुझे जो है कि ये अपना एक अटेम्प्ट गंवाना पड़ा। दूसरे अटेम्प्ट में जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैंने तैयारी मेंस से ही शुरू की, लेकिन प्रीलिम्स के 4 महीने पहले मैंने मेंस को साइड रख के पूरा फोकस प्रीलिम्स पे किया। प्रीलिम्स आजकल थोड़ा सा, अब 2-3 सालों से प्रीलिम्स का लेवल थोड़ा सा टफ़र साइड होता जा रहा है। तो इससे मैं ये कहना चाहूँगी, जो मैंने गलतियाँ अपने प्रीलिम्स में की थी वही गलती बाकी बच्चे भी करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स को भी उतना ड्यू टाइम और रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। मेरे पहले साल की गलतियाँ यही थी कि मैंने टेस्ट नहीं लगाए थे बहुत सारे, कुछ 2, 4, 10 टेस्ट लगाए थे मैंने, जिसको भी मैंने बहुत ही ऐसे नाम भर के लिए लगाए थे। तो उस टेस्ट से जो गलत है या सही है वो सब मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन जो ये अटेम्प्ट था इसमें मैंने जो टेस्ट लगाए, पहले तो मैंने ज़्यादा टेस्ट लगाए, उसके बाद जो भी उस टेस्ट में मैंने गलत किया, सही किया या फिर गेस किया या फिर जो सवाल मुझे नहीं आ रहे थे वो सवाल मैंने दोबारा से जाकर उन्हें याद किया, उनका जो है कि मैंने नोट्स बनाए। तो सिलेबस के अलावा भी जो टेस्ट सीरीज़ से प्रिपरेशन हुई है मेरी, तो 2 स्टेजेस में करी मैंने अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। एक तो सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज़ लगाना, और दूसरा वो टेस्ट सीरीज़ को फिर से प्रिपेयर करना, नोट्स बना के या फिर टेस्ट सीरीज़ से ही प्रिपेयर करना। तो ये दोनों चीज़ें मैंने करी। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक प्रैक्टिस जो है हमारी डेली की वो होनी चाहिए। अगर आप कोचिंग जाकर टेस्ट दे सक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा एक कोचिंग वो एग्ज़ामिनेशन हॉल वाला जो माहौल होता है वो मिलता है। घर पर ही मैंने सारी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी और उससे बहुत ही एक मुझे प्रीलिम्स के लिए फ़ायदा मिला था, और प्रीलिम्स के मेरे मार्क्स काफ़ी जो है कि इम्प्रूव हुए थे टेस्ट सीरीज़ में भी और एक्चुअल प्रीलिम्स में भी। इससे आगे की जर्नी, जब प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस की जो जर्नी रही है, तो मेंस का यही एक सबसे महत्वपूर्ण मेंस का जो स्टेप है कि आपको सिलेबस जो है कि समझना है। तो कमीशन की साइट पे पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, उसी सिलेबस का हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक हमको समझना है। GS 1, 2, 3, 4 हर सिलेबस बहुत ही अच्छे से नीटली पॉइंट वाइज सब कुछ दिया हुआ है। हमको उसी सिलेबस के इर्द गिर्द अपने नोट्स बनाने हैं, उन्हीं सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैं हर एक टॉपिक लेती थी और वो टॉपिक मैं ऑनलाइन डालती थी, और उस पे जितना भी राइटअप मुझे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि GS स्कोर हो गया या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे हमें कंटेंट मिल रहा है, तो उनमें मैं 2-4 कंटेंट पढ़ती थी और अपने खुद के नोट्स मैं हैंड रिटन बनाती थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी 4 जो है GS 1, 2, 3 खासकर इनकी जो प्रिपरेशन करी है, मोस्टली ऑनलाइन जितने भी सोर्सेज आपको फ्री अवेलेबल होते हैं उनसे मैंने करी है प्रिपरेशन। कुछ जो हमारा GS का पोर्शन होता है वो हमारे प्रीलिम्स से ही ओवरलैप करता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो इसके लिए तो हमने जो बेसिक बुक्स पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और NCERT की किताबें, वही मतलब कि कुछ हद तक, बहुत हद तक वही हमें दोबारा पढ़नी होती हैं। लेकिन बाकी जो GS 2 के कुछ टॉपिक्स हैं और GS 3 का कुछ है, या फिर GS 1 का जो सोसाइटी वाला पोर्शन है, वो सब हमें एक नया होता है जो हमें ऐड ऑन करना होता है। GS 1 में तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने प्री का ही जो ओवरलैप हुआ उससे ही प्रिपेयर किया। सोसाइटी का पोर्शन जो करंट अफेयर्स में चल रहा है और ऑनलाइन जो भी मटेरियल मिल रहा है उससे प्रिपेयर किया।
GS2 के लिए लक्ष्मीकांत जी की बुक जो है वो बहुत ही मतलब एक बेसिक प्रिपरेशन जो हम प्रीलिम्स में करते हैं वही हमको काम आती है। उसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ या फिर कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। उसके आप नोट्स बना लीजिए या फिर ऑनलाइन जो भी राइटअप निकल रहा है, आर्टिकल निकल रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो आप उसको कट कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लीजिए। वो एक मैं करती थी। कुछ टॉपिक्स जो थे जो हमारे मेंस में आते हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस, सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें, ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था। तो मैंने पूरी की पूरी ये चीज़ें करंट अफेयर्स से ही प्रिपेयर करी। कोई भी जो न्यूज़ चल रही है उसका जो भी एनालिसिस करके कि इश्यूज़ क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, वो सब चीज़ें मैंने करी। सब्जेक्ट्स जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह हमारी NCERT से ही कवर हो जाते हैं। कुछ साइट्स हम देख सकते हैं जैसे कि NDMA की या फिर अपने स्टेट SDMA की साइट्स, तो वहाँ से भी जो भी थोड़े बहुत पॉइंट्स मिलते हैं या फिर एग्जाम्पल्स मिलते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, पॉलिसीज़ हो गई जो गवर्नमेंट चला रही है उस डिज़ास्टर के रिस्पेक्ट में, वो सब चीज़ें हम वहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं। तो मैंने भी यही किया था। बाकी जो GS4 है, एथिक्स है, तो मैंने एथिक्स और एस्से की प्रिपरेशन साथ साथ की थी। एथिक्स के लिए मैं बहुत सारे 2-3 टेलीग्राम चैनल्स पे मैं थी जिस पे टॉपर्स की कॉपी शेयर की जाती थी, पर्टिकुलरली एथिक्स की। तो जो भी 2-3 पेज के नोट्स या फिर 10-20 पेज के नोट्स किसी भी टॉपर के हैं तो उनको मैं खोलती थी। कोई अगर डेफिनेशन किसी ने बहुत ही सरल भाषा में लिखी है तो वो डेफिनेशन में लिख लेती थी और मेन मेरा फोकस रहता था कि कितने एग्जाम्पल्स मैं इकट्ठा कर पा रही हूँ। हमारे एथिक्स के जो सिलेबस उसमें कीवर्ड्स मेंशन है जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वर्क एथिक्स, ये सब चीज़ें। तो वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड लेके मैंने बहुत सारे, कम से कम हर कीवर्ड पे 20 से 25 से 30 एग्जाम्पल्स मैंने सब इकट्ठा किए बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज़ देखने के बाद, और वही एग्जाम्पल्स मैं अपने एस्से में भी यूज़ करने की कोशिश करती थी। कुछ जो कीवर्ड्स थे हमारे अपने एथिक्स में, वो मैं एस्से में एक एथिकल एंगल जब लिखती थी तो वो कीवर्ड मैं यूज़ करती थी। और कोट्स वगैरह मैं बहुत कलेक्ट करती थी, जितने भी आपके कहीं से भी आपको कोट्स मिल रहे हैं किसी फेमस पर्सनैलिटी के, तो वो सब चीज़ें मैं इकट्ठा करती थी। तो एथिक्स और एस्से मेरा हमेशा साथ साथ में चलता था। राउंड द ईयर मैं एग्जाम्पल्स इकट्ठा करती थी और याद करती थी। एस्से की शुरुआत मैं हमेशा एक स्टोरी से करती थी, तो मैं एक एनेक्डोट अपने माइंड में फॉर्म कर लेती थी ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे। तो एस्से भी मैं ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखती थी और एस्से में भी ये कोशिश करती थी कि थोड़ा थोड़ा अगर डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स जो हम GS के लिए याद करते हैं, अगर वो 1-2 जगह कहीं अगर फिट हो रहे हैं और अगर आ रहे हैं उस टॉपिक से तो वो यूज़ कर लेती थी। एक और चीज़ मैं एस्से के लिए ये करती थी कि खुद से बना के 2-4 लाइन की राइमिंग पोएम लास्ट में लिखती थी अगर उस टॉपिक से मैं बना पा रही हूँ, तो इससे भी मेरे मार्क्स जो है मॉक्स में ज़्यादा मतलब अच्छे खासे इम्प्रूव हुए थे। इसके बाद मेंस की प्रिपरेशन के बाद जो है कि हमारा ऑप्शनल आता है। ऑप्शनल को हमको लगभग 4 से 5 महीने देने ही पड़ते हैं, कितना भी हम अच्छे से करें तो वो विदिन 6 मंथ्स पर हो जाता है। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। मैंने सोशियोलॉजी के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स जो होती हैं मैंने वो फॉलो नहीं करी थी, जैसे कि हेरलम्बस और हॉलमॉन्ड की बुक ब्लू कलर की या फिर रेड कलर की। और भी जो बुक्स हैं रिट्ज़र वगैरह वो मैं नहीं पढ़ पाई थी। मैंने जो बेसिक प्रिपरेशन अपनी करी थी वो ऑनलाइन जो कोचिंग्स के ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, मैंने वहाँ से मोस्टली अपने नोट्स बनाए थे। उनकी जो भी नोट्स वो ऑनलाइन क्लासेस जो फ्री क्लासेस चलाते हैं उसके नोट्स मैंने बनाए थे। नितिन सांगवान सर की बुक है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो मैंने वो बुक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रेफ़र किया था। और एक जो मैंने काम करा था सोशियोलॉजी के लिए, वो मैंने ये किया था कि जितने भी थिंकर्स के हम किसी भी टॉपिक पे हम किसी थिंकर्स के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं या उनका कोई क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, तो वो मैंने एक अलग सी कॉपी में बना के लिख लिया और उसको मैं डेली याद करती थी, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से तो मैं थिंकर्स के नाम ज़रूर ऐड कर सकूँ। ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी का पेपर होता है, तो पेपर 1 हमारा स्टैटिक ही होता है मोस्टली, तो उसमें जो मेजर वेटेज होता है वो थिंकर्स का होता है, तो वो मैंने उसी बुक से करा था, एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी से। BA MA का इग्नू मटेरियल मैंने थिंकर्स वाले पार्ट के लिए थोड़ा थोड़ा रेफ़र किया था, वहाँ से मैंने लिया था थोड़ा सा। और एक टॉपर कॉपीज़ में मैंने तो तुषारांशु सर की टॉपर कॉपी यूज़ करी थी, वो मेरा एक बेस मटेरियल था, उसको मैंने लेकर प्रिपेयर किया था।
इसके अलावा जो एक दो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो हमारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, स्लीपी क्लासेस जैसे, या फिर कोई भी ऐसा, आई थिंक डीडी नेशनल का एक चैनल है जहाँ पे वो एक सोशोलॉजिस्ट की थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ से मेरा बेसिक कोर प्रिपरेशन जो हुई थी। सोशियो में भी सोशियो पेपर 1 तो करंट अफेयर्स में उतना नहीं होता है, लेकिन सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए करंट अफेयर्स मैंने ज़्यादा फोकस किया, थिंकर्स एंड करंट अफेयर्स। तो पर ये प्रॉब्लम होती है कि सोशियोलॉजी पेपर 2 के क्वेश्चंस मोस्टली आपके जीएस की तरह ही होते हैं कुछ कुछ, तो उनको जीएस के पेपर से डिस्टिंग्विश करने के लिए जो मैंने करा था यही कि थिंकर्स के नाम याद करें, और हर क्वेश्चन में मैंने ये कोशिश करी कि 2 से 3 थिंकर के नाम मैं मेंशन कर दूं, अगर वो उस पर्टिकुलर थ्योरी या पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म अगर पूछा है तो मैं वो मेंशन कर पाऊँ। तो सोशियोलॉजी के लिए मैंने ये चीज़ें करी थी। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक आती है क्रॉनिकल करके, उसमें जो है कि सोशियोलॉजी के पेपर 1 और पेपर 2 के सॉल्व्ड आंसर्स दिए हैं। वो बुक मैंने बहुत ही अच्छे से रेफ़र की थी, कि मतलब कि कितने वो थिंकर्स के नाम मेंशन कर रहे हैं, थ्योरीज़, या फिर कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि क्रिटिकली एग्जामाइन या पॉइंट ऑफ व्यू देना, या फिर जो भी वर्ड्स होते हैं कि उनका आंसर कैसे करना है। जैसे कि अगर क्रिटिकली एग्जामाइन है तो हमें थोड़ा सा एक क्रिटिकल व्यू देना है किसी थिंकर का। तो ये सब चीज़ें मैंने करी। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने टेस्ट लगाए बहुत सारे। अब मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं 3 घंटे में पहले तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ, क्योंकि हमें 3-3 घंटे के शिफ्ट में लिखना होता है 2 बार। तो वो हमारा एक जो प्रिपरेशन है वो घर पे जो है कि सही से होती नहीं है। तो मैंने कुछ टेस्ट जो है कोचिंग सेंटर पर जाकर भी लिखे, बाकी मोस्टली घर पर ही लिखा टाइमर लगाकर। मैंने आंसर राइटिंग की शुरुआत जब करी थी तब मैं पैराग्राफ्स में लिख रही थी, तो मुझे मार्क्स वगैरह मतलब अच्छे नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ को रेफ़र किया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो टॉपर्स की कॉपीज़ पढ़ी हुई हैं। तो जीएस कोर पे भी मैंने बहुत सारे टॉपर्स की, मेनली मैंने आई थिंक एसए की जो टॉपर्स कॉपी थी जीएस कोर पे, वो मैंने एसए की टॉपर्स कॉपी रेफ़र की थी, और मेंस की भी। तो उसमें से मुझे पता चला कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन या फिर पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। तो वहाँ से मैंने वो देखा। उसके बाद जब मैंने अपना स्ट्रक्चर बनाया तो धीरे धीरे मैंने फिर इम्प्रूवमेंट करी आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग के लिए कुछ चीज़ें जो हमको दिमाग में रखनी है, मैं यही बताना चाहूँगी कि हमेशा आंसर्स में लाइव बनाने के लिए उनको एक एग्जाम्पल्स लिखें, कुछ डेटा प्रेजेंट करें, कुछ फैक्ट्स लिखें। अगर आपका कुछ ऐसा चीज़ है, कोई सब्जेक्ट ऐसा, ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम्स बन सकते हैं, तो डायग्राम्स बनाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब हर क्वेश्चन में एक डायग्राम अगर ज्योग्राफी का है तो ज़रूर से बनाएं। फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक हमें 0.5 मार्क्स का एज मिल सकता है, क्योंकि आंसर सबके सिमिलर ही होते हैं, सबकी नॉलेज लगभग सैचुरेट हो चुकी होती है मेंस तक। तो ये छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने करी थी, तो एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। और अगर कोई बहुत ही बड़े कमीशन या की रिपोर्ट आ रही है तो वो सब हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए जो है कि वो मेंशन हो सकें। मेंस की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी रहती है, तो करंट अफेयर्स हमेशा साथ साथ लेकर चलें। कोई भी मंथली मैगज़ीन आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन आर्टिकल्स आते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। और आई थिंक कि जीएस स्कोर के प्लेटफॉर्म पे भी फ्लो चार्ट्स बन के आते हैं, माइंड ट्री टाइप के, वो देते हैं। तो वो वाला भी जो है कि वो रिमेंबर करने में आसानी होती है, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। मेंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यू के लिए मोस्टली हमारे करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने जो है कि प्रिपरेशन के दौरान मैं एक ही न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मेनली द हिंदू में पढ़ती थी। और उसके बाद जब मैंने मेंस के बाद जो है कि मैंने इवन मेंस से पहले ही, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद से ही मैंने इंडियन एक्सप्रेस और मिंट, ये 3 न्यूज़पेपर द हिंदू के साथ पढ़ना शुरू किया था। तो इंटरव्यू के लिए ये ज़रूरी है कि पहले तो आप अपनी पर्सनालिटी, जो आपकी अब तक पर्सनालिटी तो हमारी डेवलप हो चुकी है, तो हम उसको जान लें। तो डैफ सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हमको डैफ में जितनी भी चीज़ें हम लिख रहे हैं, हॉबीज़ से लेकर, बैकग्राउंड से लेकर, उनके बारे में हमारे पास एक राइटअप होना चाहिए, उनके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो वो एक जो डॉक्यूमेंट हमारा डैफ है, उससे रिलेटेड मैंने पहले तो अपने नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाने के बाद उनको बहुत ही बाय हार्ट याद करने के बाद आपका, जैसे कि नोट्स आप ऐसे बना सकते हैं कि आपका अगर होम टाउन है तो उस क्षेत्र की क्या क्या परेशानियाँ हैं,
वहाँ के लिए क्या क्या लोकल स्टेप्स लिए गए हैं, या फिर वहाँ की मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर्स क्या हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मतलब नोट्स बनाएं। अपने नाम का मतलब क्या है, आप जहाँ से पढ़े हैं वहाँ स्कूल का अगर कुछ ऐसा यूनिक नाम है तो उसका क्या मतलब है, और आपके घर में किस प्रोफेशन के लोग हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए, आपने ये फील्ड क्यों चुनी। ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करनी होती हैं। हॉबीज़ वगैरह मेंस के बाद बहुत ज़्यादा पढ़ाई का तो स्कोप रहता नहीं है इंटरव्यू के लिए। अगर मेंस आपका अच्छा गया है तो आप ये करें कि हॉबीज़ के तरफ वापस से जाएं, अपने हॉबीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एक पर्सनालिटी जो आपकी अभी तक है, जो आपके प्रिपरेशन के टाइम पे दबी हुई है, तो वो निकल कर आती है। मेरी हॉबी गार्डनिंग थी, तो मैंने मेंस के बाद से ही मैं अपना गार्डनिंग में टाइम लगाती थी। तो मुझे उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली, और वो एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है वो धीरे धीरे इन हॉबीज़ से ही डेवलप होता है हमारा। इंटरव्यू के लिए मॉक्स देना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक जो डर होता है हमारा पैनल के सामने बैठने का, उनको फेस करने का या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, क्योंकि वहाँ पर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो मॉक्स देने चाहिए। आई थिंक मैंने 5 से 6 मॉक्स दिए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था जब लिस्ट आई थी। तो मॉक्स में क्या होता है कि बहुत सारे मिक्स्ड कमेंट्स मिलते हैं। तो मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मुझे 2-3 जगह तो काफ़ी स्टार्टिंग में ख़राब इन द सेंस कि थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्स मिले थे। थोड़ा बोलने की शैली, थोड़ा सा बैठने का तरीका, या फिर पॉजिटिवनेस की कमी, या फिर ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो बस उस पर आपको काम करना है। बाकी अगर वहाँ मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं इंटरव्यू के, या फिर आपकी रेटिंग करी जा रही है, तो उससे आपको इतना घबराना या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि इंटरव्यू का जो एक्चुअल सिनेरियो होता है वो मॉक्स से बहुत ज़्यादा अलग होता है। और मॉक्स में जो आपको एक प्रेशर फील कराया जाता है, जो नर्वसनेस होती है, वो एक्चुअल इंटरव्यू आते आते वो सब ख़त्म हो जाती है। तो उतने ही मार्क्स दें जितना आपको लगे कि आपका एक जो अंदर से डर है वो ख़त्म हो चुका है, और आप जो है कि उस दिन आप जब जाएंगे तो एटलीस्ट आप नर्वस तो नहीं होंगे या फिर डरेंगे नहीं, अपनी बात कह पाएंगे, अपना एक इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। अगर कोई ओपिनियन पूछा जा रहा है तो वो आप बोर्ड मेंबर्स के सामने रख पाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी के लिए मोस्टली मैंने करंट अफेयर्स ही पढ़े थे। थोड़ा सा अगर आपको डिस्कशंस वगैरह किसी दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं या देने वाले हैं, उनके साथ अगर डिस्कशन करने का मौका मिले तो वो डिस्कशंस आप करिए। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में थी जहाँ पे आई थिंक रोज़ 6 बजे डिस्कशन होता था। तो मैंने जितना भी मुझसे 8-10 दिन वो डिस्कशन में पार्ट ले पाई, मैं वहाँ पर लेती थी। तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ओपिनियंस मिलते हैं। आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ें न्यूज़पेपर्स के, और वो आर्टिकल्स पढ़ के थोड़ा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करें कि अगर 10 व्यूज़ आप पढ़ रहे हैं तो एक आपका अपना व्यू क्या है उस चीज़ को लेके। करंट हैपनिंग्स जितनी भी हैं, खासकर नेशनल और आपके ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर बहुत ही ध्यान दें, और एक बार अपने ऑप्शनल को भी रिवाइज़ कर लें। अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लें। मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो टाइम होता है उसमें एक्चुअल इंटरव्यू की बात करें तो एक्चुअल इंटरव्यू जब मेरा हुआ था 19 जनवरी को, तो वो बहुत ही मतलब शांत था। जितना प्रेशर, जितना नर्वसनेस मुझे मॉक में हुई थी वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुई थी। बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था, और वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील कराया जाता है। वहाँ पे जो है कि वो बोर्ड मेंबर्स जाते ही उन्होंने वेलकम किया और बोला कि हम आपसे इंटरोगेशन नहीं करेंगे और आप आराम से बैठिए, हम बस आपसे बातचीत करेंगे। तो वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है, उसमें आपका जो पॉजिटिवनेस जो होती है वो खुलकर बाहर आती है। तो मोस्टली जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मेरे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड पूछे गए थे। टेक्निकल क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछे गए थे क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। तो वहाँ से मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्शनल का मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था हालांकि, लेकिन आपको ऑप्शनल ज़रूर पढ़ना चाहिए मेंस के बाद, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपके ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे जाएँ। बाकी जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही थी उस टाइम डिफेंस के फील्ड में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में, नेशनल सिक्योरिटी के फील्ड में, वो सारे सवाल पूछे गए थे। हॉबीज़ पे ज़रूर ध्यान दें और मतलब एक एटीट्यूड बनाएं कि जैसे हॉबीज़ का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक इंथुजियास्टिक वे में आंसर दें। कोई भी चीज़ जो आपने डैफ में लिखी है, कोई भी चीज़ अगर वो लिखी हुई चीज़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें कोशिश करें कि आप बहुत ही पॉजिटिवली आंसर दे पाएँ। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं भी दे पाई थी, 4-5 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई थी, तो बहुत ही शांत से मैंने बोला कि सर मुझे ये आंसर नहीं आता है, मैं इसके बारे में बाद में पढ़ूंगी। और कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत भी सुन लिए, मैं समझ भी नहीं पाई कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, पर बोर्ड मेंबर्स ने बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही कॉर्डियल वे में समझाया।
तो इंटरव्यू में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा कॉन्फिडेंस। तो मॉक्स हमें उतने ही देने हैं जिससे हमारा जो है कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक्स, कोई भी मॉक्स आप देख सकते हैं। मैंने 5-6 ही दिए थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक एंग्जाइटी होने लगी थी जब मुझे थोड़े से टफ़ कमेंट्स मिल रहे थे। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आप कितना फ़ीडबैक उनसे किस तरीके से ले रहे हैं। तो हमेशा फ़ीडबैक पर काम करें, फ़ीडबैक को लेकर हमेशा रोने मत बैठिए कि ये ख़राब हो गया या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि मुझे ये फ़ीडबैक दिया गया था कि मैं बहुत फ़ास्ट बोलती हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप स्लो बोलने की कोशिश करिए, पर एट द एंड तक मुझसे वो स्लो नहीं हो पाया। तो फिर एक्चुअल इंटरव्यू में मैं जो मेरा एक्चुअल पर्सनैलिटी थी मैं वही लेकर गई। मैं जिस तरीके से बोलती थी मैंने उसी तरीके से बोला और मुझे लगता है कि वो ठीक था, क्योंकि अभी रैंक वगैरह तो आ गई है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा 1 महीने 1.5 महीने में अपने बोलने के तरीके और इन सब चीज़ों को चेंज नहीं कर पाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए। बस जो चीज़ें वो आपसे पूछे हैं उनका गलत उत्तर ना हो, बस ये ध्यान में रखना चाहिए। प्रीलिम्स की जो प्रैक्टिस है वो आपकी मेनली टेस्ट सीरीज़ के थ्रू होती है। तो मार्केट में जितने भी कोचिंग्स की आपको जितनी भी बड़ी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, आप कोशिश करें कि आप उनकी हर कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लगाएं। उससे एक बहुत ही वाइड कवरेज मिलती है और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो हैं कि आपको देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत सारे ओपन मॉक टेस्ट भी लगाए थे जो कोचिंग्स कराती हैं। जीएस स्कोर का ओपन मॉक टेस्ट मैंने भी उसमें रजिस्टर करा था। तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोगों में आपकी कितनी रैंकिंग है वो पता चल जाती है। आपका एक थ्रेशोल्ड नंबर पता चल जाता है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आपके एक पॉजिटिव स्कोर बन सके। इसके अलावा जीएस स्कोर की जो टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स की चलती है, हाफ लेंथ और फुल लेंथ, यानी कि सब्जेक्ट वाइज और टोटल एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, वो भी मैंने ज्वाइन की थी। तो मैं नंबर वाइज टेस्ट लगाती थी। टेस्ट नंबर 1, 2, 3 जो भी सब्जेक्ट वाइज आते रहते थे, मैं वो टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन लगाती थी अपने पास मंगाकर। इसके अलावा जो हमारा प्रीलिम्स लेवल का जो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन है उसके लिए जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो फुल डॉक्यूमेंट मैंने नहीं पढ़ा था, बजट या इकोनॉमिक सर्वे दोनों साल किसी का भी। हाँ ज़रूर मैंने समरी पढ़ी थी और जीएस स्कोर की जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है वो मैंने दोनों साल पढ़ी थी। मुझे एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने जो सर्विस में ही है उन्होंने ही सजेस्ट करा था कि जीएस स्कोर की जो आपकी समरी आती है बजट और इकोनॉमिक सर्वे की, तो वो पढ़ें। उसमें जो भी मेन पॉइंट्स आपके होते हैं, जो भी डाटा होता है या फिर जो नई पॉलिसीज़ आई हैं गवर्नमेंट की या कुछ पिछले साल से इस साल चेंज हुआ है, तो बहुत ही क्रिस्प वे में लिखा रहता है। आई थिंक जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहता है उतना जो है कि वो उसमें मटेरियल में रहता है। तो फुल जो है कि इकोनॉमिक सर्वे या इतना बल्कि पढ़ने से अच्छा कि आप जो वो समरीज़ जो है कि रेफ़र करें। इसके अलावा मोस्टली देखेंगे कि क्वेश्चंस जो अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बजट या उससे आते हैं तो मोस्टली उसी के आसपास आते हैं कि आप बहुत ही ईज़िली वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पे जो मेंटरशिप रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मैंने कहीं से क्लासरूम प्रोग्राम नहीं लिया था, लेकिन ये था कि मैं ऑनलाइन जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे मेंटरशिप लेती रहती थी। जीएस स्कोर से भी मैंने जो है कि कांटेक्ट करके मेंटरशिप ली थी कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, मेनली क्योंकि आंसर राइटिंग में मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ आंसर राइटिंग में मैंने वहाँ से पर्सनल मेंटरशिप ली थी। तो बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं कि स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें आप अपने आंसर में कर सकते हैं, या फिर मॉडल उनकी जो आंसर कॉपीज़, मॉडल आंसर कॉपीज़ पड़ी होती हैं उनके साइट पे, वो भी अवेलेबल कराते हैं। तो उससे आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाता है और बहुत ही एक वाइड आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, किस तरीके से नहीं करने हैं। प्रीलिम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कितने करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, कितना डीप आपको करंट अफेयर्स में जाना है, उसके लिए भी मैंने बहुत सारी मेंटरशिप ली थी यहाँ से। और जो है कि मुझे अच्छे से गाइड किया गया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप टेस्ट सीरीज़ देखिए, उसमें जिस लेवल का पूछा जा रहा है आप उस लेवल तक का पढ़ने की कोशिश करिए। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा मिला।